हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 14वां अध्याय करने वाले हैं, जिसमें एक कविता दी गई है चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में जान लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में हुई। केदारनाथ जी पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में इनका देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, जिनके लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, वो प्रमुख कविताएं हैं इनकी: नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, है मेरी तुम, मार प्यार के थापे और कहे केदार खरी खरी। तो ये जो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं बच्चों, जिनके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। तो चलिए अब हम इनके द्वारा लिखित कविता को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। अब यहाँ ये जो शब्द है चंद्रगहना बच्चों, यह चंद्रगहना एक स्थान का नाम है जहाँ से हमारे कवि लौट रहे हैं, और लौटते हुए उनके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश उन्हें आकर्षित कर लेता है। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेर पर इस खेत की बैठा अकेला। एक बीते के बराबर यह हरा चिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम कविता की इन पंक्तियों का भाव समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि देख आया चंद्रगहना। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहने वाले स्थान को देख करके आया हूँ। वह उस स्थान से लौट रहे थे, तो कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहने वाला स्थान से लौट आया हूँ, उसे देख आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, और कहते हैं कि अब मैं उस दृश्य को देखता हूँ जो बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर है। कहाँ देख रहे हैं? तो मेर पर इस खेत की बैठा अकेले। जब वह चंद्रगहना गांव से वापस आते हैं तो आते समय उन्हें बीच रास्ते में खेत दिखता है, तो वो वहीं बैठ जाते हैं और उसकी सुंदरता को निहारने लगते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीस पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा है। अब देखिए, यहाँ कवि बता रहे हैं कि जब वह बैठ करके खेतों की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक छोटे से चना का पौधा जो है बच्चों, वह छोटा होता है। तो कहते हैं कि यह जो छोटे से चने का पौधा है, छोटे से किसका पौधा है? चने का पौधा है, जो अपने शीश पर गुलाबी रंग का क्या बांधे हुए हैं? मुरैठा। मुरैठा शब्द का अर्थ होता है बच्चों पगड़ी। तो कहते हैं ये छोटा सा नन्हा सा जो पौधा है चना का, वह अपने शीश पर गुलाबी फूलों का मुरैठा बांधे सजकर खड़ा है, यानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कहते हैं, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पीली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब देखिए, यहाँ कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अलसी के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं।
और कहते हैं कि अलसी का पौधा बहुत ही हठीला होता है। हठीले शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिद्दी। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बच्चा बहुत हठीला है, तो उसी पर यहाँ कवि कहते हैं कि यह जो अलसी का पौधा है यह बहुत ही हठीली है, यह बहुत ही हठीली है। और साथ ही उसकी सुंदरता का वर्णन भी कहते हैं कि इसका देह कैसा होता है, बिल्कुल पतला, और कमर एकदम लचीली। जैसे ही हवा चले तो इधर उधर हिलना शुरू कर देती है। वह भी चने के पास ही अपने नीले फूलों को लिए खड़ी है। कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अब यहाँ कौन कह रही है, तो वही अलसी कह रही है। अलसी कहती है कि जो छुएगा उसी को मैं अपना हृदय दान कर दूंगी, उसी की प्रेमिका हो जाऊंगी। यह कौन कह रही है, यह कह रही है हठीली अलसी। कौन कह रही है बच्चों, हठीली अलसी। अलसी कहती है कि जो मुझे छुएगा उसी को मैं अपना हृदय दान दे दूंगी, यानी उसी की मैं प्रेमिका हो जाऊंगी। आगे देखिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब बात किसकी हो रही है, सरसों की बात हो रही है। और कहते हैं कि सरसों के बारे में तो पूछो ही मत, हो गई वह सबसे सयानी। अब सरसों जो है वह सबसे सयानी हो गई है, सबसे बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। और कहते हैं कि सरसों अब इतनी सयानी हो गई है कि उसने अपने हाथ पीले कर लिए। अब यहाँ हाथ पीला करने का क्या अर्थ है, यहाँ पर बच्चों यह जो शब्द है हाथ पीला करना, तो यह शब्द जो है वह किससे संबंधित है, ब्याह से। तो यहाँ कहते हैं कि सरसों ने अपने हाथ जो हैं वह पीले कर लिए हैं, यानी कि सरसों का ब्याह रचाया जा रहा है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और फाग कौन गा रहा है, फागुन मास। फाग जो है बच्चों वह होली का गीत होता है। फाग शब्द का अर्थ है होली का गीत। तो यह फाग कौन गा रहा है, फागुन। फागुन यानी वसंत। फागुन शब्द का अर्थ होता है वसंत या फागुन भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फाग यानी होली के गीत कौन गा रहा है, वसंत गा रहा है, जो बहुत ही प्रसन्न है। आगे कवि कहते हैं, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और क्या कहते हैं कि देखता हूँ मैं, कवि कहते हैं कि यह सब मैं देख रहा हूँ कि फागुन हवा में जैसे प्रकृति का प्रेम भरा आंचल मंद मंद क्या कर रहा है, हिला रहा है। अंचल शब्द का अर्थ हो गया बच्चों आंचल। तो कवि यही कह रहे हैं कि यह सब देख करके ऐसा लगता है जैसे बसंती हवा, फागुन यानी वसंत, तो फागुनी हवा जैसे प्रकृति का प्रेम भरा आंचल क्या कर रही हो, मंद मंद हिला रही हो। तो बच्चों यहाँ जो कविता हम पढ़ रहे हैं, इस कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीयकरण अलंकार के बारे में आप जानते हैं बच्चों कि यह मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। देखिए, मानवीयकरण अलंकार उसे कहते हैं जिसमें हम किसी भी निर्जीव वस्तु का सजीव वस्तु की तरह वर्णन करते हैं। तो यहाँ जो हमारे कवि हैं वह पेड़ पौधों का वर्णन किसके जैसे कर रहे हैं, मानव के जैसे। अब कविता में आपने देखा कि सरसों का क्या हो रहा है, ब्याह रचाया जा रहा है। चना जो है वह अपने सिर पर पगड़ी धारण किए हुए हैं। और अलसी के बारे में कवि क्या कहते हैं कि अलसी जो है वह बड़ी ही लचीली है, उसका कमर बड़ा ही लचीला है। और कह रही है कि अगर कोई उसे
छूता है तो वह उसे अपना हृदय दे देगी, यानी वह उसकी प्रेमिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से कवि ने इस कविता में मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है। चलिए कविता की अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार से है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी, चुप खरा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। तो देखिए अब इन पंक्तियों को समझिए। यहाँ कवि कहते हैं इस विज़न में। अब विज़न शब्द का अर्थ क्या होगा? विज़न मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ विज़न जनहीन यानी एकांत जगह को कहा गया है। कवि कहते हैं इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। कहते हैं कि इस सुनसान में भी नगरीय जीवन की व्यापारिक चकाचौंध से अलग हटकर प्रेमपूर्ण वातावरण है, और पैरों के तले से एक पोखर उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और क्या कह रहे हैं कि पास में ही, यहाँ पैरों तले कहने का अर्थ होता है पास में ही। कहते हैं कि पास में ही क्या है? एक छोटा सा तालाब है। पोखर मतलब होता है बच्चों तालाब। गांव के लोग पोखर कहते हैं और शहरों में लोग उसे तालाब कहते हैं। तो कह रहे हैं कि पास में ही एक छोटा सा तालाब है, जिसके पानी जो हैं वह हवा से लहरा रहे हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही है वह भी लहरियाँ। और कहते हैं कि उसी तालाब में जो छोटे छोटे घास के पौधे उगे हैं वह भी क्या कर रहे हैं? वह भी लहलहा रहे हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चमकाता। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ क्या कह रहे हैं कवि? कौन अपनी आँखों को चमकाता है? तो देखिए पानी में जब सूरज का हिलता हुआ प्रतिबिंब पड़ता है तो वह किसके जैसा लगता है? चांदी के गोल बिंदु की जैसे। तो यही कह रहे हैं कवि कि वह आँखों में चमक कर उन्हें चमका दे रहा है। तो सूरज की जो किरणें जो पानी पर बिंदु की तरह लगता है, चांदी की बिंदु की तरह लगता है, वह क्या कर रहा है? वह एक चमक उत्पन्न कर रहा है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और कहते हैं कि कई पत्थर हैं जो कहाँ पे हैं? तालाब के किनारे हैं, जो चुपचाप उस तालाब की पानी को पी रहे हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कवि जो हैं वह कल्पना करते हैं कि यह जो पत्थर जो बरसों से तालाब के किनारे है, उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि उनकी यह लंबी प्यास कब तक बुझ सकेगी। तो बच्चों आज की ये कविता यहीं समाप्त करते हैं। कविता की अगली पंक्तियों का भावार्थ हम अगले वीडियो में समझेंगे। कविता काफ़ी लंबी है तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे ताकि इसे अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इसी कविता के अगली पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।